साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर। मैं अशोक यादव। इसमें इतिहास की क्लास हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके अंतर्गत मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ाया जा रहा है। मध्यकालीन भारत के इतिहास में खिलजी वंश के जो शासक हैं उसका अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, पिछली क्लास में हम लोगों ने अलाउद्दीन खिलजी के विषय में जाना था और उसमें ये भी पढ़ा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो उत्तर भारत पर तमाम क्षेत्रों पर हमला किया और दक्षिण भारत पर उसने जो हमला किया, अभियान किया, सैनिक अभियान, उस विषय में हम लोग चर्चा किए थे। और जब उसकी मृत्यु हो जाती है तब जो उसके बाद हम लोग देखे थे कि जो अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था है उसको पढ़े थे। बाजार व्यवस्था के साथ साथ जो आर्थिक सुधार है, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार, ये तमाम बिंदुओं को हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन किया। आज इस क्लास में हम अलाउद्दीन के जो उत्तराधिकारी हैं किस तरीके से शासन सत्ता प्राप्त करते हैं, उनकी जो वजीर थे, जो कर्मचारी थे वहाँ पे, उन्होंने किस तरीके की भूमिका निभाई अपने अपनी, उसकी चर्चा आज हम लोग क्रमवार करेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए। तो यहाँ पे देखिए, क्लास शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला नाम दिया है शिहाबुद्दीन उमर। ठीक है, ये जो शिहाबुद्दीन उमर है, यह अलाउद्दीन का बेटा था। अब अलाउद्दीन का बेटा अलाउद्दीन और झलपाई एक महिला है जिनसे शिहाबुद्दीन उमर का जन्म हुआ था। अब यहाँ देखिए, अलाउद्दीन खिलजी और झलपाई की संतान शिहाबुद्दीन उमर था। अलाउद्दीन की मृत्यु से पूर्व अलाउद्दीन जो था, अपने मरने के पहले शिहाबुद्दीन उमर को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। जब उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, उस समय शिहाबुद्दीन उमर जो था, उसकी जो उम्र थी वह थी 6 वर्ष। 6 वर्ष की अवस्था में अलाउद्दीन खिलजी ने शिहाबुद्दीन उमर को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। और जो मलिक काफूर है, जिसे देवगिरी से अपने मृत्यु के समय वापस बुला लिया था, वह मलिक काफूर 35 दिनों तक, कितने 35 डेज तक शिहाबुद्दीन उमर का संरक्षक बना रहा। ठीक है, लेकिन कोई भी व्यक्ति होगा, जब उसे शासन सत्ता दिख रही होगी कि अब हम शासन सत्ता प्राप्त कर सकते हैं, तो तमाम प्रकार की तिकड़मबाजी शुरू करेगा। वही काम मलिक काफूर ने किया। अब उसे इस बात का भी घमंड था कि हमने उत्तर भारतीय अभियान में तमाम क्षेत्र को जीता है, दक्षिण भारत के तमाम क्षेत्रों को जीता है, तो हमसे ज़्यादा योग्य कोई है नहीं। इन सब बातों को लेकर और मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का बहुत खास था। एक बात कही जाती है कि जैसे किसी पर आंख मूंद कर विश्वास करना, वही काम अलाउद्दीन खिलजी मलिक काफूर के साथ करता था। इसीलिए अपनी मृत्यु के समय वह दिल्ली से मलिक काफूर को देवगिरी से दिल्ली बुलाता है। अब देखिए, जब मलिक काफूर संरक्षक बनता है शिहाबुद्दीन उमर का, तब क्या करता है, गुजरात में विद्रोह हो जाता है। गुजरात में हैदर और जीरक ने विद्रोह कर दिया। भाई, जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं, जब राजा मरता है तो वहां पे अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने के लिए तमाम प्रकार के प्रयास करते हैं। उसी के तहत गुजरात में एक था हैदर और जीरक,
इन दोनों ने विद्रोह कर दिया, और जब विद्रोह कर दिया तो मलिक काफूर उसे दबाने के लिए आइन मुल्तानी को वहां पर भेजा। कहाँ पे? गुजरात में जो विद्रोह हैदर और जीरक ने किया था, उस विद्रोह को दबाने के लिए आइनल मुल्तानी को गुजरात भेजा गया। अब देखिए, उधर तो भेज दिया गुजरात में विद्रोह दबाने के लिए, इधर क्या करता है, काफूर ने शिहाबुद्दीन की मां से विवाह कर लिया। अर्थात जो अलाउद्दीन खिलजी की विधवा थी, जैसे शिहाबुद्दीन उमर का जन्म हुआ था, उसी से वह विवाह कर लेता है। और जब विवाह कर लिया तो धीरे धीरे सत्ता पर केंद्रित होने का प्रयास करने लगा। ठीक, आगे देखिए, उसने अलाउद्दीन के दो बड़े पुत्रों, जिसमें एक का नाम है खिज्र खां, दूसरे का नाम है शादी खां, इन दोनों को ग्वालियर के किले में अंधा करवा दिया। अब यहाँ पे जो मलिक काफूर है अपना षड्यंत्र शुरू करता है खुद शासक बनने के लिए। जो अलाउद्दीन खिलजी के बेटे हैं उनको परेशान करना शुरू करता है। उसके तहत अलाउद्दीन खिलजी के जो दो पुत्र थे, पहले का नाम है खिज्र खां, दूसरे का नाम है शादी खां, इन दोनों को ग्वालियर के किले में कैद करवाता है और उन दोनों को अंधा करवा देता है। ठीक, अब इधर क्या किया दिल्ली में जो शिहाबुद्दीन है, जो अलाउद्दीन का 6 वर्षीय पुत्र है, उसकी मां के साथ विवाह भी कर लेता है। ठीक, अब देखिए, काफूर ने मुबारक खिलजी, जिसे 1000 सितून कहा गया, अर्थात 1000 खंभों वाला महल में कैद कर रखा था। इधर क्या किया, जो मुबारक खिलजी है उसे जो 1000 खंभे वाला महल कहा जाता है, अर्थात 1000 सितून, उसमें पहले ही कैद कर रखा था। जब कैद कर रखा तो उसने ये प्लानिंग बनाई थी कि कभी भी इसे मार दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे मुबारक खिलजी जो है, उसके महल के थे कुछ पहरेदार जो काफी वफादार थे। उसमें नाम था मुबरिशर। क्या नाम है? एक पहरेदार का नाम है मुबरिशर, दूसरे का नाम है वशीर, और तीसरे का नाम है सालेह, चौथे का नाम है मुनीर। इन तमाम प्रकार के जो पहरेदार हैं उनके माध्यम से काफूर को मरवा दिया। भाई मुबारक खिलजी जो है वो तो एक शासक का पुत्र ही तो है, तो उसका भी अपना राज्य में या महल में अपनी पैठ होगी, लोग उसको जानते होंगे। जब मलिक काफूर इसको 1000 सितून महल में कैद करवा देता है तो धीरे धीरे वह अपने सब आदमी को सेट करता है, जिसमें पहरेदार हैं मुबरिशर, वशीर, सालेह और मुनीर। इनको बताता है कि आप लोग मलिक काफूर को मार दीजिए। सभी लोग जो चारों पहरेदार हैं मिल करके मलिक काफूर को मार देते हैं। अब इसी बात को लेकर के आमिर खुसरो कहते हैं कि काफूर ने तलवार एवं नमक की शपथ ली थी, लेकिन जब नमक तलवार बन गया तो उसका सिर काट डाला। ये तमाम प्रकार की बातें आमिर खुसरो ने मलिक काफूर के विषय में कही। अब देखिए, उसके पश्चात मुबारक 64 दिनों तक शिहाबुद्दीन उमर का संरक्षक बना रहा। जो मलिक शिहाबुद्दीन है, जो छोटा बेटा था अलाउद्दीन खिलजी का, उसका संरक्षक बन बैठा मुबारक खिलजी। ठीक, लेकिन अब कितने दिन शांत रहेगा वह भी सत्ता प्राप्त करने के लिए क्या किया, 64 दिनों के बाद अंत में उसकी जो धैर्यशीलता थी खो गई, जो लालसा थी शासक बनने की वह प्रबल हो गई। और क्या करता है,
वह अप्रैल 1316 ईस्वी में जो शिहाबुद्दीन उमर है उसे अंधा कर देता है। अंधा करके वह स्वतंत्र होकर के शासक बन बैठा। ठीक है, अब इधर देखिए, मुबारक ने अपने 3 अंधे भाइयों, जिसमें खिज्र खां थे, सादिक खां थे और शिहाबुद्दीन उमर को मरवा देता है। भाई सत्ता पाने के लिए मुबारक खिलजी ने क्या किया, उसके जो 3 भाई थे, जिनमें 2 को अंधा किया था, मलिक काफूर, खिज्र खां सादी को ग्वालियर के किले में, और एक को अंधा करवाया था खुद ही शिहाबुद्दीन उमर को। जब तीनों अंधे हो गए, अब इन सब को ले जा करके मुबारक खिलजी मरवा देता है। अब देखिए, उन राजकुमारों को विजय मंदिर में दफना दिया गया, जो ग्वालियर दुर्ग का एक बुर्ज है। ठीक है, अर्थात अगर बात की जाए अलाउद्दीन के जो 3 पुत्र हैं, जिनमें नाम है खिज्र खां, सादिक खां और शिहाबुद्दीन उमर, इन तीनों का मकबरा कहाँ पे स्थित है, तो ग्वालियर का जो दुर्ग है तो वहाँ पे एक स्थित है विजय मंदिर। वही विजय मंदिर के पास इन तीनों को दफना दिया गया। अब देखिए, अब जब मुबारक खिलजी शासक बनता है तो अब उसने जो प्रक्रिया की, अब उसकी टाइमिंग देख लीजिए यहाँ पे। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, इसका जो समय है 1316 ईस्वी से लेकर के 1320 ईस्वी, अर्थात 4 वर्षों तक दिल्ली की गद्दी पर शासक किया। अब इसने कुछ उपाधियां भी धारण की। इन उपाधियों की बात करें, इन उपाधियों में देखिए, इसकी उपाधि है खलीफत उल लाह। क्या है? खलीफत उल लाह। और दूसरी उपाधि है अल इमाम। तीसरी उपाधि है उल इजाम। ये जो उपाधियां हैं यह कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की हैं। देखिए, इसके संबंध जो विशेष बातें हैं, यह ऐसा सुल्तान था, यह दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान है जिसने खुद को खलीफा घोषित कर लिया। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान है जो खुद को खलीफा कहता था या फिर खुद को खलीफा घोषित कर दिया, तो वह था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। ठीक है, अब देखिए, जो सिक्का इसने ढलवाया, उस सिक्कों पर इसकी उपाधि जो अंकित है वह है खलीफतुल्लाह। क्या नाम है? खलीफतुल्लाह। यह उपाधि मुबारक खिलजी ने अपने सिक्कों पर अंकित करवाई। अब देखिए, सब कुछ जो प्रक्रिया शुरू की, मारकाट से शुरू हुई, अपने भाइयों की हत्या से शुरू किया मुबारक खिलजी। अब देखिए, यहाँ पे जो बात कही गई है कि मुबारक खिलजी का शासन उदारता के साथ आरंभ हुआ। उसकी जो नीति है वह थी क्षमा करो और भूल जाओ। ये आपको समझना है। मुबारक खिलजी की जो राजत्व नीति है, जो शासन करने की नीति है, वह थी कि क्षमा करो और भूल जाओ। तक कोई गलती किया है उसे क्षमा करिए और उसे भूल जाइए। ठीक है, अब देखिए, जिस दिन सुल्तान बना उसी दिन कैदियों को कारागार से मुक्त कर दिया गया। लोकप्रियता प्राप्त करने के उद्देश्य से मुबारक खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी की सभी भूमि बाजार संबंधी विनियमों का अंत कर दिया गया। उसके शासनकाल में जो खूत थे, मुकद्दम थे, जो अर्थात जो जमींदार थे, उनके अधिकारों को अलाउद्दीन खिलजी ने छीन लिया था। उन तमाम प्रकार के जो उनके अधिकार होते थे, उन अधिकारों को, उन सबको वापस लौटा दिया गया। आगे देखिए, अपने 4 वर्ष 4 माह के शासनकाल के दौरान उसने याचकों के प्रार्थना पत्र पुनः स्वीकार करना शुरू कर दिया, जिसे अलाउद्दीन ने बंद करवा दिया था। आगे देखिए, मलिक दीनार जो अलाउद्दीन का
शहनाए पील था को जफर खां की उपाधि दी। ठीक है, देखिए मलिक दिनार जो अलाउद्दीन का शहन ए पील था, अर्थात जो हाथियों की देखरेख करता था, उसे जफर खां की उपाधि दी। अब इसी को लेकर के बर्नी कहता है कि मुबारक खिलजी दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर आता और कभी कभी नग्न होकर के दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। गजब का इंसान है, गजब के लोग राजा बने। अब देखिए यहाँ पे बर्नी कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के विषय में बहुत अजीब बात बताता है। तो कहता है कि मुबारक खिलजी जब शासक बना और दरबारियों के बीच कभी कभी महिलाओं के वस्त्र पहनकर आ जाता था। अब कभी कभी तो ऐसा करता था कि पूरी तरीके से नग्न होकर के दरबारियों के बीच में दौड़ा करता था। अब आगे देखिए, मुबारक खिलजी जो है बरादुओं पर अत्यधिक कृपा दृष्टि रखता था। ठीक, इसी कारण बर्नी मुबारक खिलजी की आलोचना करता है। आगे बताता है बर्नी, कहता है कि मुबारक खिलजी को शेख जाम अर्थात निजामुद्दीन औलिया का भूतपूर्व शिष्य की दुआओं से गद्दी प्राप्त हुई थी, लेकिन मुबारक खिलजी निजामुद्दीन औलिया से संघर्ष हो गया। ठीक है, यहाँ पे बताने का प्रयास करता है बर्नी की निजामुद्दीन औलिया का एक शिष्य था, बहुत पुराना शिष्य था, जिसके आशीर्वाद से ही, जिनकी दुआओं से ही मुबारक खिलजी शासक बना। लेकिन एक ऐसा समय आया जब निजामुद्दीन औलिया और मुबारक खिलजी के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई या संघर्ष हो गया। आगे देखिए, मुबारक शाह ने घोषणा की कि शेख औलिया को दरबार में खुद आना होगा वरना उसको जबरन लाया जाएगा। इस बात को लेकर के दोनों में संघर्ष उत्पन्न हो गए। उसने औलिया का प्रभाव कम करने के लिए मुल्तान से शेख रुकनुद्दीन को बुलवाया। सुल्तान ने अपने दरबारियों को औलिया के गियासपुर मठ में न जाने का हुक्म दिया। अब निजामुद्दीन औलिया का जो प्रभाव था काफी बड़ा होता जा रहा था। उसी प्रभाव को कम करने के लिए मुबारक खिलजी ने क्या किया कि जितने दरबारी थे उनको आदेश दिया कि कोई भी दरबारी निजामुद्दीन औलिया के दरबार में नहीं जाएगा। ठीक, जो दरबार जिनका मठ था अर्थात जो दरबार जहाँ रहते थे वहाँ पे सबको जाने की मनाही कर दी। और उसके साथ साथ मुबारक खिलजी ने आदेश दिया कि यदि शेख की पालकी में कोई प्रार्थना पत्र रख जाए तो उसे सर्वप्रथम सुल्तान के पास पढ़ने हेतु लाया जाए। अब यहाँ पे समझिए, इतना सशंकित था मुबारक खिलजी निजामुद्दीन औलिया से, यह अपने दरबारियों से कहा कि अगर नहीं, आप लोग निजामुद्दीन औलिया पर पूरी तरीके से नजर रखिए। आपको यह भी देखना है अगर कोई व्यक्ति निजामुद्दीन औलिया की जो पालकी होती है जिस पे वो चलता है, अगर उसमें कोई व्यक्ति कोई प्रार्थना पत्र रखे जाए तो उसे वहां से लेके आइए और सीधे हमारे पास, सबसे पहले हम उसे पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो बातें रही कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की। अब देखते हैं कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने जो दक्षिणी अभियान किया। ठीक है, अब उसकी चर्चा करते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे यद्यपि अलाउद्दीन ने दक्षिणी राज्यों को सल्तनत में शामिल न करने की एक सुनिश्चित नीति अपना रखी थी, किंतु स्थिति में परिवर्तन हो गया और उसे अपने जीवन के अंतिम वर्षों में इस नीति में संशोधन करना पड़ा। अलाउद्दीन ने 1315 में काफूर को देवगिरी विलय का आदेश दिया था और 1318 ईस्वी में देवगिरी के शासक हरपाल देव ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी।
मुबारक खिलजी ने असाउद्दीन को दिल्ली का प्रभारी बना करके खुसरो खां के साथ देवगिरी भेज दिया, या फिर खुद भी गया था। ठीक, अब देखिए हरपाल को वहां पे मार दिया गया और मलिक यकलखी खां को देवगिरी का पहला मुस्लिम प्रांतपति बनाया गया। आपको यहाँ पे ध्यान देना है, देवगिरी का पहला मुस्लिम प्रांतपति किससे बनाया गया, तो मलिक यकलखी खां को बनाया गया। ठीक, आगे देखिए, मुबारक ने दक्षिण जाने से पूर्व दिल्ली का प्रभारी नायब ए गिमत शाहीन को बनाया। ठीक है, शाहीन को वहां का प्रभारी बना दिया गया था। अब देखिए, शाहीन को अलाउद्दीन खिलजी ने यार याल्दा तथा मुबारक को वफा मलिक की उपाधि प्रदान की। ठीक है, आगे देखिए, मुबारक खिलजी दिल्ली आ गया और खुसरो को दक्षिण के प्रदेश जीतने हेतु भेजा। अब ख्वाजा हाजी पर अभियान का कर्ता धर्ता नियुक्त किया गया। दक्षिण भारतीय जो प्रदेश हैं उस अभियान का अगर नेतृत्व कोई किया, जो कर्ता धर्ता था, वह था ख्वाजा हाजी। इसी के ऊपर मुबारक खिलजी ने सारी जिम्मेदारी सौंप दी, आपको अब सारे कार्य करने हैं। आगे देखिए, खुसरो खां ने तेलंगाना या वारंगल पर अभियान किया। यहाँ के शासक थे प्रताप रुद्र काकतीय ने उसे एक जिला तथा भद्रकोट का किला दिया। उसने 40 सोने की ईंट प्रतिवर्ष खराज के रूप में दिल्ली भेजने का वचन दिया था। इसके पश्चात खुसरो ने माबर प्रदेश को लूट लिया, जो वहां का दक्षिण भारतीय क्षेत्र है, माबर तेलंगाना के क्षेत्र है, उस प्रदेश को खुसरो ने लूट लिया। अब देखिए, कयल नगर को बर्बाद कर दिया, परंतु इस क्षेत्र को वह विजित नहीं कर सका। आगे चल करके खुसरो खां ने बरादुरों की मदद से अंतिम खिलजी शासक मुबारक शाह को भी मार डाला। ठीक है, अब देखिए, इसे ही बरादुरों की क्रांति कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए, एक विद्रोह होता है मलिक यकलखी का विद्रोह। ठीक है, मलिक यकलखी का विद्रोह होता है। अब इसके विषय में देखते हैं कि मुबारक खिलजी के देवगिरी प्रस्थान करने के बाद यकलखी ने विद्रोह कर दिया। मलिक यकलखी अलाउद्दीन खिलजी का हिंदू दास और वरीद ए मुमालिक था। अर्थात जो अलाउद्दीन था उसका एक दास था, उसका नाम था मलिक यकलखी, जो हिंदू दास था, और उसे जो पद मिला था वह मिला था गुप्तचर विभाग का, उसे प्रमुख बनाया गया था। ठीक, अब देखिए, उसे मुबारक ने देवगिरी के राज्यपाल का पद दिया, परंतु यकलखी ने शमसुद्दीन की उपाधि धारण करके विद्रोह कर दिया और अपने नाम के सिक्के भी चलवा लिए। उसने देवगिरी के बाहर एक कठगढ़ है लकड़ी का किला भी बनवाया। उसका जो ये विद्रोह किया था यकलखी, इसके विद्रोह को भी दबा दिया गया। मलिक आइन उल मुल्क मुल्तानी देवगिरी का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया। अब देखिए, यहाँ पे नासिरुद्दीन खुसरो शाह पढ़ने के पहले हम लोग देखेंगे कि जो देवगिरी है, देवगिरी के विषय में कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसे जानते हैं। अब देखिए, यहाँ पे देवगिरी, ठीक, देखिए, मुबारक खिलजी ने इसका नाम कुतुबाबाद या खुतबाबाद रखा। बहुत बड़ा प्रश्न बना है कि देवगिरी का नाम कौन सा है,
तो ऑप्शन दे देगा खुतबाबाद जो भी है वो दे देता है। अर्थात एक प्रश्न और बनेगा कि देवगिरी का नाम खुतबाबाद किसने रखा, तो मुबारक खिलजी ने रखा। ठीक है, आगे देखिए, उसी ने देवगिरी को सल्तनत का अटूट हिस्सा बनाया। अर्थात पहली बार तो देवगिरी है जो दक्षिण भारतीय राज्य था, उसको दिल्ली सल्तनत में विलय करने का काम अगर कोई किया तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने किया। आगे देखिए, देवगिरी को अपने अधीन प्रभावी ढंग से कर लिया। मुबारक खिलजी ने यहाँ टकसाल स्थापित की। देवगिरी को कुब्बतुल इस्लाम या कुब्बतुल नगर भी कहा जाता था। अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि कुब्बत उल इस्लाम दिल्ली को कहा गया। वहाँ इसी नाम से एक मस्जिद भी है। मोहम्मद बिन तुगलक ने कुतबाबाद का नाम बदल करके दौलताबाद रख दिया। अर्थात बात करें, पहले नाम था देवगिरी, फिर उसका नाम कुतुबुल नगर रखा गया। जब मोहम्मद बिन तुगलक आया तो कुतबाबाद का नाम बदल करके दौलताबाद रख दिया गया। इसी बात को लेकर के स्टेनले लेनपुल इतिहासकार कहते हैं कि दौलताबाद गुमराह शक्ति का स्मारक चिन्ह है। ठीक, अब चलिए यहाँ पे अब देखते हैं नासरुद्दीन खुसरो शाह। क्या नाम है? नासरुद्दीन खुसरो शाह। नासरुद्दीन खुसरो शाह। अब इसकी चर्चा करते हैं कि इसने नासरुद्दीन खुसरो शाह ने एक उपाधि, जो इसका समय है अप्रैल 1320 ईस्वी से सितंबर 1320 ईस्वी, ठीक है, बहुत कम समय में शासन किया। इसने एक उपाधि धारण की थी, इसकी उपाधि थी पैगंबर का सेनापति, अर्थात खुद को पैगंबर का सेनापति कहा करता था। इधर देखिए, खुसरो मलिक नासरुद्दीन के नाम से अगला सुल्तान बना। वह निवासी कहाँ का था? वह निवासी था गुजरात का। ठीक, उसे मुबारक खिलजी ने खुसरो खां की उपाधि दी थी तथा अपने राज्य का प्रधानमंत्री बनाया था। खुसरो हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान था, जिसे गुजराती हिंदू सैनिकों का समर्थन प्राप्त था। उसने खिज्र खां की विधवा देवल देवी से विवाह कर लिया। उसने आइन उल मुल्क मुल्तानी को उसकी विद्वता के आधार पर आलिमुल मुल्क तथा यूसुफ सूफी को सूफी खां की उपाधि प्रदान की। हिसामुद्दीन को खाने खाना की उपाधि दी तथा बाराद रनडोल को राय राणा की उपाधि से विभूषित किया। खुसरो शाह के विरोधियों ने उसे इस्लाम का शत्रु कहा। यहाँ पे भी प्रश्न बनता है, किस शासक को, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को इस्लाम का शत्रु कहा जाता था? वह था नासरुद्दीन खुसरो शाह। ठीक है, और इस्लाम खतरे में है का नारा लगाया गया। ठीक है, अब देखिए, जबकि उसके द्वारा भेजे गए उपहारों एवं 5 लाख टंका को निजामुद्दीन औलिया ने स्वीकार कर खुद खुसरो शाह की सत्ता को मान्यता दी। अर्थात जो नासरुद्दीन खुसरो शाह है वह निजामुद्दीन औलिया का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए उसके पास 5 लाख टंका भेजा था। और जब वह उसके पास गया तो निजामुद्दीन औलिया ने उसे स्वीकार करके खुसरो शाह की सत्ता को मान्यता दी थी। आगे देखिए, इसी समय दीपालपुर के सूबेदार गियासुद्दीन तुगलक ने खुसरो शाह के विरुद्ध
षड्यंत्र शुरू कर दिया। वही एकमात्र अधिकारी है जिसने खुसरो शाह के नेतृत्व में नया शासन स्वीकार नहीं किया। उसने अमीरों को 5 पत्र, एक विशेष पत्र वजीर आइन उल मुल्क माहरू को भेजा। अमीरों ने उसे देखो और इंतजार करो की नीति अपनाने को कहा। गियासुद्दीन ने पहली लड़ाई अगर कोई लड़ी तो सरस्वती या सरस्वती का युद्ध सिरसा के पास लड़ा गया और जीत लिया। उसके बाद यमुना नदी पार करके खुसरो खां को लहरावट के युद्ध जो निर्णायक युद्ध साबित हुआ वहां पर उसे पराजित कर दिया। तुगलक का सेना का गुप्त शब्द कुला था। तुगलक जो था, तुगलक का सेना का गुप्त शब्द था कुला। महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि खुसरो शाह का सुल्तान बनना भारतीय मुसलमानों द्वारा सत्ता प्राप्ति का दूसरा प्रयास था। पहला प्रयास कब हुआ था? पहला प्रयास हुआ था नासिरुद्दीन महमूद के समय रेहान ने किया था। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे एक बात आई है बरादू। ये बरादू कौन है? अब इसे आपको समझना है कि बरादू कौन थे। यहाँ देखिए बरादू, ठीक है। अब बरादू के विषय में हम लोग जानते हैं कि ये नए मुसलमान थे। इनका अपना एक समूह था। वह हिंदू जिन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। इसी के विषय में वर्णन कहता है कि ये लोग अधम थे, ये अधम हैं। तो कुछ इतिहासकार इसे अब देखिए, कुछ इतिहासकार जो हैं बरादू को राजपूतों का एक अशिक्षित योद्धा समूह मानते हैं। मुबारक खिलजी हसन और हुसामुद्दीन दो सगे बिरादू भाइयों से प्रेम करता था। उसे हसन को खुसरो खां की उपाधि प्रदान की और बिजारत का पद भी उसे प्रदान कर दिया। बिरादुओं का नेता था खुसरो मलिक, अर्थात जिसे कहा गया नासिरुद्दीन खुसरो शाह। इसके विरुद्ध झंडा गियासुद्दीन तुगलक ने बुलंद कर दिया। अर्थात यही से अब जो खिलजी वंश है उसका अंत तो हो जाता है और एक नया वंश सामने आता है, वह था तुगलक वंश। तो इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी अर्थात जो उसके उत्तराधिकारी थे, हमने उसके विषय में चर्चा की। तो अगली क्लास फिर में मिलते हैं, उसमें वह रहेगी तुगलक वंश से संबंधित। ठीक है, तब तक नमस्कार।